हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम हरिओम गुप्ता। वेलकम टू एच जी ऑल इन्फॉर्मेशन। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये फिजिक्स का पार्ट 11 है और चैप्टर का नाम है वैद्युत चुंबकीय तरंग, जो कि हमारे क्लास 12 में भी इम्पॉर्टेंट था और CUT में भी इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो वीडियोज़ को अंत तक ध्यान से देखते रहना एंड एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, ठीक है। आज की वीडियोज़ के जो भी क्वेश्चन हैं, बाकी इससे पहले मैंने केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के भी MCQs बना दिए हैं चैप्टर वाइज, तो अगर नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, देख लेना। बाकी चलो देखते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चन को। बाकी कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एंड इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, चालन धारा ही विस्थापन धारा कहलाती है जब स्रोत। तो चालन धारा का विस्थापन धारा कहलाती है जब स्रोत क्या हो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए व बी। तो जब फ्रेंड्स स्रोत AC या DC हो, ठीक है, अल्टरनेटिव करंट एंड डायरेक्ट करंट हो, तो चालन धारा विस्थापन कहलाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से दोलायमान आवेश का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, इसमें यही बताना है, निम्न में से या दोलनमान कर सकते हैं का आवेश का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्वरित आवेश, जो कि दोलायमान का उदाहरण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, परिवर्तनशील वैद्युत क्षेत्र के कारण धारा का नया पद I बराबर एप्सिलॉन 0 dPe/dt है, इसलिए यह धारा कहलाती है। तो इसलिए धारा क्या कहलाती है, बाकी यहाँ थोड़ा सी समीकरण देख लेना। बाकी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, डी। यहाँ से लेके यहाँ तक ये डी है, सॉरी थोड़ा सा टाइपिंग में ऊपर नीचे हो गया है। तो मैक्सवेल के विस्थापन धारा क्या कहलाती है, धारा मैक्सवेल की विस्थापन धारा, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विस्थापन के एक विस्तृत क्षेत्र में जहां कोई चालन धारा नहीं होती है लेकिन वहां केवल। तो क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा ध्यान से देखना, क्या है, द्विक स्थान के एक विस्तृत क्षेत्र में, ठीक है, मैंने शायद पहली बार विस्थापन बोल दिया था, विस्थापन नहीं द्विक स्थान रहेगा यहाँ पर फ्रेंड्स, ध्यान देना। द्विक स्थान के एक विस्तृत क्षेत्र में जहाँ कोई चालन धारा नहीं होती है लेकिन वहाँ केवल, तो वहाँ केवल क्या होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समय परिवर्तित वैद्युत क्षेत्र के कारण विस्थापन धारा होती है। क्या होती है, समय परिवर्तित वैद्युत क्षेत्र के कारण विस्थापन धारा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा कथन चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत से उत्पन्न होने वाली विस्थापन धारा व फैराडे के सममित नियम को प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा कथन चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत से उत्पन्न होने वाली विस्थापन धारा व फैराडे के सममित नियम को प्रस्तुत करता है। तो इन चारों में से इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ए, जो कि समय के साथ परिवर्तित वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र एंड चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है समय के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से मैक्सवेल के समीकरण को प्रकट करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पूर्व कथन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से मैक्सवेल के समीकरण को प्रकट करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पूर्व कथन कौन सा है। तो महत्वपूर्ण पूर्व कथन बताना है यहाँ पे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की उपस्थिति। क्या होता है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की उपस्थिति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी सतह से गुजरने वाली कुल धारा जिसकी परिधि एक बंद लूप है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी सतह से गुजरने वाली कुल धारा जिसकी परिधि एक बंद लूप है, तो कौन सी धारा होगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चालन धारा तथा विस्थापन धारा का योग। क्या होगा, चालन धारा तथा विस्थापन धारा का वेग, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान से देखना, किसी विधि द्वारा एक बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र अशून्य प्राप्त होता है, परंतु दूसरी विधि से ज्ञात करने पर उसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य प्राप्त होता है। इस विरोधाभास का कारण है। तो इस विरोधाभास का कारण क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर का परिपथ नियम। क्या हो जाएगा, एम्पियर का परिपथ नियम, ठीक है।
आप लोग क्वेश्चन भी एक बार पढ़ लो एंड इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, एम्पियर का परिपथ नियम। क्वेश्चन नंबर 9 है, समय पर निर्भर वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को बढ़ाते हैं, निम्न में से कौन सा नियम इस कथन को परिणामात्मक अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ए व बी। ए क्या है? फैराडे के वैद्युत चुंबकीय के प्रेरण का नियम एंड बी है एम्पियर का मैक्सवेल का नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि हम चालकों की सतह पर प्रवाहित कुल धारा को जोड़कर एम्पियर के परिपथ नियम को सामान्यीकृत कर हैं तथा दूसरा पद जो कि समान सतह पर वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर का 6 गुणा होता है, तो सभी सतहों के लिए धारा का कुल मान होगा। तो सभी सतहों के लिए धारा कुल मान कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? समान होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन से वैज्ञानिक द्वारा दिया गया प्रयोग वैद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग करके संचार के क्षेत्र की शुरुआत करता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? निम्न में से कौन से वैज्ञानिक द्वारा दिया गया प्रयोग चुंबकीय तरंगों का प्रयोग करके संचार के क्षेत्र की शुरुआत करता है। तो कौन से वैज्ञानिक थे या साइंटिस्ट? उनका नाम है ऑप्शन नंबर डी, मार्कोनी। क्या हो जाएगा? मार्कनी, जो कि चुंबकीय तरंगों का प्रयोग करके संचार क्षेत्र की शुरुआत करता है, इनका नियम। क्वेश्चन नंबर 12 है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे किसके द्वारा विक्षेपित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे किसके द्वारा विक्षेपित होती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बात ही खत्म। क्वेश्चन नंबर 13 है, कठोर व आपूरण का विरोध करने वाले ठोसों में निम्न में से कौन सी तरंगें संचरित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कठोर व आपूरण का विरोध करने वाले ठोसों में से कौन सी तरंगें संचरित होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अनुप्रस्थ प्रत्यास्थ ध्वनि तरंगे। क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ प्रत्यास्थ ध्वनि तरंगे। तो 13 तक तो हमने देख लिया एंड 14 को देखेंगे। क्वेश्चन ईजी है फ्रेंड्स, ध्यान से देखो, सब एनसीईआरटी बेस हैं एंड आपने 12th में एक सब तो पढ़ रखा होगा, तो आप लोगों को याद भी होगा। अभी तो आपने 12th का एग्ज़ाम दिया है, अगर हाँ गैप वगैरह जिसका है थोड़ा भूल गए होंगे, बट कोई नहीं, पढ़ा तो कभी था ही आपने, तो याद आता ही होगा थोड़ा थोड़ा, बट पूरा आ जाएगा। बस तैयारी करो, एग्ज़ाम जल्दी डेट आ जाएगा उसका भी। क्वेश्चन नंबर 14 है, ईथर की परिकल्पना का निर्णायक रूप से खंडन करने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ईंधन की परिकल्पना का निर्णायक रूप से खंडन करने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम क्या है। तो उस प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 1927 में माइकलसन और मोले, उस वैज्ञानिक का नाम यही था फ्रेंड्स, माइकलसन एंड मोले। तो मैंने डेट भी लिख दिया ताकि आप लोग को याद रहे कितने में किया था, तो था 1887 में। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट डेट ही पूछ लेता है, तो याद रखना 1887 में माइकलसन और मोले ने खंडन किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन से माध्यम में वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक साथ समरूपी दोलन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? कौन से माध्यम में वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक साथ समरूपी दोलन करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुक्त आकाश। क्या हो जाएगा? मुक्त आकाश, जो कि इस माध्यम में वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों समरूपी दोलन करते हैं। ठीक है, मुक्त आकाश। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रकाश का वेग निम्न में से किस पर निर्भर करता है। प्रकाश का वेग निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किस पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए व बी पर। किस पे? ए, माध्यम के वैद्युत गुणधर्म पर एंड माध्यम के चुंबकीय गुणधर्म पर। ठीक है,
तो वैद्युत चुंबकीय में कंफ्यूज मत होना, वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र आप लोग पढ़ते आ रहे हो यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी पदार्थ के माध्यम की वैद्युतशीलता तथा चुंबकीय पारगम्यता हो तो प्रकाश का वेग होगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, किसी पदार्थ के माध्यम की वैद्युतशीलता तथा चुंबकीय पारगम्यता हो तो प्रकाश का वेग होगा। तो प्रकाश का वेग कितना होगा अगर चुंबकीय क्षेत्र पारगम्यता हो तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, v बराबर 1/करड़ी में सिग्मा नॉट। ठीक है, यहाँ पे वाला नॉट रहेगा, ए ऐसे यहाँ पे मिला नहीं, ठीक है, इसे समझ लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, विभिन्न तरंग दैर्ध्यों की वैद्युत चुंबकीय तरंगें जिनके लिए कुछ प्रति सेकंड के भीतर वेग समान है तब प्रकाश की चाल का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 18 को थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे विभिन्न तरंग दैर्ध्यों की वैद्युत चुंबकीय तरंगें जिनके लिए कुछ प्रति सेकंड के भीतर वेग समान है तब प्रकाश की चाल का मान होगा। तो प्रकाश की चाल कितना होगा या इसका मान कितना होगा, तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, -1 याद रखना, 3 × 10⁸। क्वेश्चन नंबर 19 है, निर्वात में वैद्युत चुंबकीय तरंगों के वेग की नियमितता को परिभाषित करने में प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, निर्वात में वैद्युत चुंबकीय तरंगों के वेग की नियमितता को या कह सकते नियम को परिभाषित करने के प्रयोग की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौड़ाई। क्या प्रयोग किया जाता है, चौड़ाई। ठीक है, यहाँ पे आप नियम डायरेक्ट सोच सकते हो, नियमितता तो मतलब ऐसे घुमाने के लिए दे दिया है। बाकी क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निर्वात में 1/c सेकेंड एंड 2.99792458 इंटू या गुणे 10⁸ सेकेंड में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी कहलाती है। तो इस क्वेश्चन को आप हल करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट चली गई दूरी क्या होगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें मीटर में कहलाती है, क्या कहलाएगा, मीटर। क्वेश्चन नंबर 21 है, जिस समय मैक्सवेल ने वैद्युत चुंबकीय तरंगों की उपस्थिति का अनुमान लगाया उस समय बहुत ही परिचित वैद्युत चुंबकीय तरंग निम्न में से कौन सी थी। तो यहाँ पे ध्यान देना, इस क्वेश्चन में क्या है, जिस समय मैक्सवेल ने वैद्युत चुंबकीय तरंगों की उपस्थिति का अनुमान लगाया उस समय बहुत ही परिभाषित वैद्युत चुंबकीय तरंग में से कौन सी थी। ठीक है, निम्न में से कौन थी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दृश्य प्रकाश तरंगे। प्रचलित कौन थी उस समय या परिचित, तो दृश्य प्रकाश तरंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, जो कि सभी वैद्युत चुंबकीय तरंगे कौन कौन सी, दृश्य प्रकाश तरंगे और एक्स किरणें, एंड बी है गामा किरणें और रेडियो तरंगे, एंड सी है सूक्ष्म तरंगे और पराबैंगनी किरणें। ठीक है, तीनों क्या हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, आवृत्ति के अनुसार वैद्युत चुंबकीय तरंगों का वर्गीकरण कहलाता है। किसके अनुसार, आवृत्ति के अनुसार वैद्युत चुंबकीय तरंगों का वर्गीकरण क्या कहलाता है, ये बताना है, वर्गीकरण कहलाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। क्या कहलाता है, वर्गीकरण, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, अवरक्त किरणें निम्न में से किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है। अवरक्त किरणें निम्न में से किसके द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तप्त वस्तुओं और अणुओं। कहाँ से उत्पन्न की जाती हैं, तप्त वस्तुओं और अणुओं से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, अवरक्त तरंगों को किस प्रकार रोका जा सकता है। अवरक्त तरंगों को किस प्रकार रोका जा सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी तथा सी हो जाएगा। ठीक है, कैसे रोका जा सकता है, जल वाष्प के द्वारा एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके द्वारा अवरक्त तरंगों को रोका जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये थे 25 क्वेश्चन जो कि आपके चैप्टर फिजिक्स से लिए गए थे।
वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। बाकी वीडियोज़ कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना, एंड आपकी तैयारी कैसी चल रही है तो मुझे भी बताना। बाकी इंट्रेंस एग्जाम के ऊपर अभी मैं बहुत सारी वीडियोज़ लाने वाला हूँ, मेरा मतलब है इंपॉर्टेंट वीडियो लाने वाला हूँ। जो भी हो सकता है आपके एग्ज़ाम से पहले ही जल्द से जल्द कोशिश करूँगा, बट टाइम नहीं मिल पाती, नहीं तो मैं बहुत वीडियोज़ लाता आप लोगों के लिए, बट अपना भी देखना पड़ता है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आप लोग पता नहीं चल रहा है, बट फार्मेसी में आ जाओगे तो फिर लाइफ बिजी हो जाएगी एकदम, कुछ न कुछ लगा ही रहेगा, मगर बट अच्छा कॉलेज मिलेगा तब। ठीक है, तो अच्छे कॉलेज के पीछे पढ़ो, मेरा मतलब एग्ज़ाम के अच्छे नंबर लाओ एंड अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो तो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी लगे रहो एंड एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी करते रहो। बाकी मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।